समीकरण की एक्सरसाइज 4.3 ये हम लोग एनसीईआरटी से कर रहे हैं। एनसीईआरटी किताब आप लोग खोल कर बैठें और देखें इस 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पीछे के सवाल पिछले वीडियोस में हो चुके हैं, उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। तो प्रश्न संख्या 6 है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्नों में वार्ती प्रश्न है, पहले हमको ये समझना होता है क्या चीज़ निकलवाई है, उनमें आपस में क्या संबंध है, कौन सी चीज़ है। और जब हम एक बार संबंध बना लेते हैं तो चर चर में संबंध होता है, उसी को बीजगढ़ती है व्यंजक और फिर तत्पश्चात वह समीकरण का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर हमको समीकरण बनानी है, समीकरण बना लेंगे तो उसको हल कर लिया जाएगा। तो हम पहले ये समझें कि समस्या है क्या। आयताकार है खेत, तो आयताकार का मतलब इस प्रकार की पोजीशन आएगी, ये है रूप आयताकार का। तो अब यहाँ पर जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर है और समकोणे जो हैं वो समकोणीय हैं, वो आयत होता है। तो खेत आयताकार है। विशेषता क्या है, विकर्ण जो है। अब विकर्ण कौन सी भुजा होती है, तो ये जो मिलाया ये वाली भुजा विकर्ण होती है, जो लाल रंग से मैंने खींची है ये भुजा विकर्ण है। ऐसे दूसरा विकर्ण ये हो सकता है। तो बड़ी उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। पहली लाइन समझें, आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ये जो खेत है, इस खेत की ये बड़ी भुजा है और ये छोटी भुजा है। ये और ये भुजा आपस में बराबर, ये और ये भुजा बराबर आपस में। तो ये छोटी भुजा और ये बड़ी भुजा, और ये लाल रंग से दर्शाया वो क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो संबंध क्या है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यानी ये अपने आप में कितना है हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जितनी भी है छोटी भुजा उसे 60 मीटर ज़्यादा है। यानी कि अगर हम इसको ज्यामितीय विधि में अगर हम इसको x मीटर मान लें तो यहाँ पर ये 60 मीटर ज़्यादा है, तो ये x + 60 मीटर हो जाएगा विकर्ण। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, अब बड़ी भुजा कौन सी है, ये छोटी भुजा x थी, इससे ये 30 मीटर ज़्यादा हो तो ये कितनी हो जाएगी, x + 30 मीटर हो जाएगी। ऐसे करके ये बात आई। तो कहा उन्होंने खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो हमने ऐसे करके लिख लिया, माना छोटी भुजा बराबर x मीटर। ये तो समझने की बात हो गई थी, छोटी भुजा x मान ली, तो इसलिए विकर्ण कितना हो जाएगा, x + 60 हो गया और बड़ी भुजा हो जाएगी प्रश्नानुसार x + 30। अब ये आयत में कोने 90 डिग्री के होते हैं। तो जो बोधायन की प्रमेय है, जिसको अब नई मैथमेटिक्स में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से कहा जाता है, वैसे ये बोधायन ने दी थी। तो वह ने क्या बताया कि जो विकर्ण है ना, कोई आयत होता है तो आयत में जो विकर्ण है उसका जो वर्ग है वो समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बोधायन ने बताई थी। तो अब हम इसको पाइथागोरस भी नाम से ज़्यादा प्रचलित है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, बोधायन के प्रमेय से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में आपस में संबंध लिखते हुए मैं लिख दूंगा बोधायन प्रमेय से, और संबंध मैंने ये लिखा x² + x + 30 का वर्ग और ये x + 60 का वर्ग, इन दोनों भुजाओं का वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर हो गया। अब x² प्लस वर्ग खोल दो, x² पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग 900 और प्लस दोनों की गुणा का दुगना 30x दूगना 60x। ऐसे ही हो जाएगा x² + 3600 हो जाएगा और प्लस 60 दूनी 120x। x² से ये x² कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x²। अब ये 60x है और वो 120x है, उसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 60x हो जाएगा। अच्छा, प्लस के 900 हैं, 3600 उधर आएगा, माइनस का होगा तो माइनस का 2700 हो गया बराबर 0। अब यह यहाँ पर समीकरण बन गई। इस समीकरण को हल करके आपको x के मान निकालने हैं, एक इनवैलिड आएगा एक वैलिड आएगा, इस प्रकार से। तो x का मान निकल आएगा तो छोटी भुजा आ गई, उसी के संबंध पे बड़ी भुजा। तो उम्मीद है यहाँ से आगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। भैया मान लो, माना बड़ी संख्या
x है और जो छोटी संख्या है वो है y। तो प्रथम शर्तानुसार वो क्या बात कह रहा है यहाँ पर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो ये हो गया x² माइनस y², वर्गों का अंतर है 180। ये समीकरण 1 डाल दो। और द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या कह रही है, दूसरी शर्त कह रही है भैया बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या तो मैंने x मानी है, तो बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या x मानी है तो ये 8 गुना यानी 8x के बराबर हो गया। समीकरण 2 हो गई। तो समीकरण 1 और 2 से y² की जगह यहाँ रख दो x², ये हो जाएगा 8x, y² बराबर 8x नहीं यहाँ रख दिया, प्रतिस्थापन किया बराबर 180, पक्षांतर कर लो x² माइनस 8x माइनस का 180 बराबर 0। तो अब यहाँ आ गई 18 धाएंगे 180 और 18 में से 10 गए 8 आ गए। आराम से गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है और x का मान निकाला जा सकता है। x संख्या आ जाएगी, x का मान इसमें रख देंगे तो y आ जाएगा। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ आप इस प्रश्न को प्रोसीड कर लेंगे। 8वां प्रश्न, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। वही सीधी सी बात है, अगर चाल बढ़ा दोगे, स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम कम लगेगा। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। जो चीज़ ज्ञात करनी उसको मान लिया। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ क्या है कि रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो देखो समय कितना लगेगा। सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हो गई 360 की और चाल कितनी हो गई x, तो ये वाली आ रहा है, इतना समय लगेगा। ठीक है, अगर वो x की चाल से चल रही है तो। अब यहीं पर उन्होंने कहा यदि ये चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। अब मान लो चाल हो जाए कि नई चाल कितनी हो जाएगी x+5, चाल बढ़ाने पर नई चाल x+5। तो अब कितना समय लगेगा, तो अब समय लगेगा 360 बटे x+5, अब ये वाला समय लगेगा। अब ये कहा कि अगर वो चाल बढ़ा ले तो उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लगेगा, यानी ये वाला समय कम है, ये वाला समय ज़्यादा है। इसमें से इसे घटाओगे क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ये समझने की बात है। तो अब यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार 360 बटे x माइनस 360 बटे x+5 और बराबर 1। 360 हमने एलसीएम ले लिया, 1 बटे x माइनस 1 बटे x+5 बराबर 1 हो गया। 360 भाग कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, x+5 माइनस x 1 बटे 360, इससे कैंसिल हो गया। तिरछी गुणा करेंगे और 5 0 5 30 का 0 हासिल के 3 15 15 3 18। तो x² प्लस 5x माइनस के 1800 बराबर 0। यहाँ पर फिर वही आ गई, द्विघात समीकरण बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। आपके पास 3 विधियाँ हैं, गुणनखंड विधि है, सूत्र विधि है और चाहे पूर्ण वर्ग बना के भी हल कर सकते हो। तो गुणनखंड विधि से या सूत्र विधि से किसी से भी आप इसको आगे हल कर लीजिए। मुख्य बात क्या है, सवाल को पढ़कर समीकरण बनाना। इससे मैं आपकी पूरी हेल्प कर रहा हूँ और उम्मीद है मुझे यहाँ पे आगे के गुणनखंड विधि से आप इसको कर लेंगे। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3 बटे 8 घंटों में भर सकते हैं, यानी 8 में 72 और 3 75 बटे 8 घंटे में भर जाएगा पूरा हौज। 2 नल हैं, 2 नल हैं बंधुओं, और ये जो है दोनों नल हौज को भर लेते हैं 8 ने 72 और 3 75 बटे 8 घंटे में। ठीक, अब दोनों नलों से पानी आ रहा है। चित्र तो मैं ऐसे ही बनाता हूँ। अब क्या है, बड़े व्यास वाला नल छोटे हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। ये जैसे पाइप होते हैं तो आप जानते हो कि पाइप अलग अलग मोटाई होती है, कुछ पतले पाइप होते हैं, कुछ मोटे पाइप होते हैं। तो बड़े व्यास वाला नल का मतलब है जो मोटा पाइप है, कम व्यास वाला नल जो पतला पाइप है। एक मोटा पाइप है, इसमें एक पतला पाइप है। तो दोनों से पूरे हौज को भरने में 10 घंटे कम समय लेते हैं।
अब वैसे भी समझ लो कोई हौज वगैरह है, कोई टंकी है, टैंक है, उसमें पतले पाइप से लगाओगे, एक बड़ा पाइप लगा दो तो बड़ा पाइप एकदम भर देगा, जल्दी भर देगा। तो 10 घंटे का डिफरेंस है। तो अलग से हौज को भरने में कितना, अलग अलग समय बताओ दोनों का। तो मान ले रहे हम जो छोटे व्यास वाला नल है, माना छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना हो गया साहब, x घंटा। मान लिया कुल मिला के x घंटा लगा। तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना हो जाएगा। अब बड़े व्यास वाले नल के द्वारा कितना समय लगेगा, तो देखो भैया छोटे ने x लगाया तो दूसरे ने कितना समय लगेगा, 10 घंटा कम कर लो तो x माइनस 10 हो गया, x माइनस 10 घंटा। ठीक, अब इसमें एक बात सीखने की होती है कि मान लो अगर कोई ये काम को 4 घंटे में कर रहा है तो 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 1/4। ये एक नियम में सीखते हैं हम। तो यहाँ पर हमें क्या सीखने की बात है, अब ये छोटे व्यास वाला नल x घंटे में हौज को भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भर देगा, भाई सीधी सी बात है, कितना भरेगा, 1/x प्रश्नानुसार। और जो बड़े व्यास वाला नल है वो पूरे हौज को भरने में x माइनस 10 घंटे ले रहा है तो 1 घंटे में कितना हौज भरेगा, तो 1/x माइनस 10। अब दोनों को जोड़ लिया, यानी 1 घंटे में दोनों पाइपों ने इतना हौज भर दिया। अब दूसरे प्रश्न पे आ जाओ, 75/8 घंटे में एक हौज भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, ये पलट जाएगा तो 8/75। तो ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी। ये 1 घंटे में हौज भरा हुआ आ रहा है और ये 1 घंटे में आ गया इस हिसाब से, तो ये चीज़ इसके बराबर होगी। यानी कुल मिलाकर समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण की फॉर्म में ला दे रहे हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। देखिए x × x माइनस 10 एलसीएम ले लिया, x माइनस 10 प्लस x बराबर 8/75 और यह हो जाएगा 2x माइनस 10/x² माइनस 10x बराबर 8/75। मेरी सलाह है यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे और x माइनस 5/x² माइनस 10x बराबर 8/75। इस 2 से ये काट दिया, 2 चौक 8 हो गया, तिरछी गुणा कर लेंगे तो ये 4x² माइनस 4 × 40x बराबर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 75x माइनस 5 × 5 = 25 का 5 हासिल के 2, 5 × 7 = 35 और 2 = 37। पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 115x प्लस के 375 बराबर 0। तो बंधुओं यहाँ पर एक द्विघात समीकरण ये बन चुकी है। अब इस कहाँ से आगे आप गुणनखंड विधि से हल कर लें या सूत्र विधि से हल कर लें, आपकी मर्जी। आप किसी भी विधि से इसको हल करना जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं और आप आगे उत्तर आपको मिल जाएगा। 10वां प्रश्न देखेंगे। मैसूर और बंगलौर के बीच की 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 132 किलोमीटर का डिस्टेंस है मैसूर और बंगलौर के बीच में। तो कह रहे हैं कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। एक्सप्रेस तेज चलती है, जाहिर सी बात है, उससे जाएं तो सवारी गाड़ी की अपेक्षा 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, जाहिर सी बात है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो एक्सप्रेस की जो औसत चाल है वो सवारी गाड़ी यानी जिसको पैसेंजर कहते हैं उसकी अपेक्षा एक्सप्रेस पैसेंजर से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक स्पीड से चल रही है, जो उसकी एक एवरेज स्पीड है वो। तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो हमने लिखा माना सवारी गाड़ी की औसत चाल। अब सवारी गाड़ी की औसत चाल हमने x मान ली और मात्रक लिख देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्सप्रेस, अब प्रश्नानुसार एक्सप्रेस गाड़ी जो है उसकी औसत चाल क्या होगी। प्रश्न में दे रखा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, यानी ये कितनी हो जाएगी, x + 11 हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब ऊपर जो पहली लाइन है उसका प्रयोग होगा। कुल दूरी 132 किलोमीटर है। अब मैं अलग अलग अगर समय देखूं, समय कितना लगेगा,
तो अगर मैं सवारी गाड़ी का समय देखूं तो कितना आएगा, समय बराबर होता है सूत्र दूरी बटे चाल। तो सवारी गाड़ी द्वारा यहाँ पर मैसूर से बंगलौर तक जाने में लिया गया समय दूरी बटे चाल के सूत्र से 132 बटे x ये हो गया, और एक्सप्रेस के द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो 132 बटे x प्लस 11। आप जानते हो एक्सप्रेस के द्वारा कम समय लिया जा रहा है, सवारी गाड़ी के द्वारा समय ज़्यादा लिया जा रहा है। समय चाल उल्टा हिसाब हो जाता है, चाल सवारी गाड़ी की कम है और समय इसीलिए ज़्यादा ले रही है। तो इसमें से जब इसके समय को घटाएंगे तो अंतर कितना आ रहा है, 1 घंटे का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख दें प्रश्नानुसार। ये हमने प्रश्न के हिसाब से ये समीकरण बना लिया। अब इस समीकरण में हम पीछे की तरह 132 कॉमन ले लें और एलसीएम ले लें, द्विघात समीकरण का रूप आएगा और फिर द्विघात समीकरण को आगे सॉल्व कर सकते हैं। 11वां और अंतिम प्रश्न बंधुओं, इस प्रश्नावली का 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। लिख दो भैया, माना वर्गों की भुजाएं x और y हैं, ठीक। अब उन वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। तो प्रथम शर्तानुसार क्षेत्र वर्गों का पहले वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा x है क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। दूसरे वर्ग का भुजा y है, इसका वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा y स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो क्षेत्रफलों का योग कितना हो गया, 468 हो गया। ये समीकरण 1 हो गई। उनके परिमापों का अंतर, अब पहले वर्ग का भुज x है तो परिमाप कितना हो जाएगा, 4x, दूसरे का 4y, इनका अंतर कितना हो गया, 24 मीटर। 4 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई बराबर 24, 4 से भाग कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर 6 हो गया। तो x माइनस 6 बराबर y या y बराबर x माइनस 6, ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से y का मान उठा के इसमें रख दो, x स्क्वायर प्लस y की जगह x माइनस जो 6 है यहाँ हो गया वर्ग बराबर 468 x स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग 36 माइनस 6 दूनी 12x बराबर 468। 2x स्क्वायर माइनस 12x और अब जे 468 में 36 घटा दो, 468 में से 36 घटा दो, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 3 गए 3 और 432 हो गया। तो माइनस का 432 बराबर 0, 2 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस का 6x और 2 दूनी 4 16 बराबर 0। तो यहाँ पर ये द्विघातीय समीकरण का रूप हो गया और इसके आगे हम गुणनखंड विधि से या सूत्र विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर ये प्रश्नावली समाप्त होती है और मैं समझता हूँ कि आपने इसको भली भांति समझा होगा। अच्छे से इसका अभ्यास करें। कोई भी चीज़ होती है तो खासकर गणित अभ्यास की विषय वस्तु है। हम समझने के लिए हमें कई बार ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और एक बार अभ्यास कर ले तो चीज़ समझ में आ जाती है, तो उसको बार बार फिर करके देखेंगे, अच्छा सा बनेगा। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नावली ठीक से तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर यह प्रश्नावली समाप्त होती है। अब जल्दी ही अगली प्रश्नावली शुरू करेंगे।